जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करूंगा उसमें सबसे पहला जो मौजू है वो है कि आज एक अहम फैसला हुआ लाहौर हाईकोर्ट लाहौर में। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक फैसला दिया है जिसमें आपने देखा कि इस्तीफ़ों से रिलेटेड मामला अदालत में पेंडिंग था। वो उस फैसले के ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि जो सर्च वारंट लेके आज कमिश्नर लाहौर और उनकी टीम ज़मान पार गई थी, क्या वो सिलसिला तलाशी का मुकम्मल हो गया है या अभी बाकी है, और साथ ही साथ कि ये जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है इसकी कितनी अहमियत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या, ये मामला बुनियादी तौर पर अदालत के सामने था क्या। तो मामला अदालत के सामने समझने के लिए 1 साल पीछे आपको जाना होगा, 1 साल और कुछ माह, जिसमें आपने देखा था कि जब रजीम चेंज हुआ तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो असम्बलियों से क्विट करेगी, रिज़ाइन कर देगी, और असम्बलियों से रिज़ाइन कर दिया गया। रिज़ाइन करने के बाद उस वक्त जो स्पीकर थे कासिम सूरी, उन्होंने उन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद या तो ये होता कि मामला ख़त्म हो जाता और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन एक मुद्दत के अंदर उसके अंदर वो दोबारा इंतखाब करवाते, शेड्यूल जारी करते, और अगर कोई हिस्सा लेता तो ठीक, ना लेता तो ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हुआ ये कि जब राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर आए तो उन्होंने उन इस्तीफ़ों की कबूलियत को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर एमएनएस को बुलाएंगे, और क्योंकि फर्दन नहीं बुलाया था कासिम सूरी साहब ने, इसलिए मैं असर नौ तमाम लोगों को नोटिस जारी करूंगा और जो आके तस्दीक करेंगे उनके इस्तीफ़े कबूल करूंगा। आपने देखा एक लंबी मुद्दत तक किसी को नहीं बुलाया गया, और बाद में कुछ लोगों को बुलाया गया, और बुलाने के बाद पार्शल इस्तीफ़े एक्सेप्ट किए गए, यानी कुछ हलकों के इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट किया गया और बाकी हलकों के इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट ना किया गया। इस पार्शल एक्सेप्टेंस के ख़िलाफ़ भी केस अदालत के अंदर आया कि या तो सारे एक्सेप्ट किए जाएं या सारे ना एक्सेप्ट किए जाएं। बाद में आपने देखा कि जिन हलकों का इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर लिया था स्पीकर साहब ने, उसको तहरीक इंसाफ ने दोबारा चैलेंज कर दिया। पंजाब के जो लोग थे उनकी हद तक ये केस का फैसला आया, जिसमें 72 MNAs हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के काफ़ी सरकर्दा रहनुमा भी शामिल हैं। आज जो अदालत ने फैसला दिया उसके अंदर अदालत ने जो हुक्म पास किया उसमें कहा कि जो नोटिफिकेशन इस्तीफ़े को एक्सेप्ट करने के जारी किए थे जो स्पीकर हैं हमारे मौजूदा राजा परवेज़ अशरफ साहब, वो और उस फैसले की, स्पीकर साहब के फैसले की रोशनी में जो डी नोटिफिकेशन करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था, उन दोनों को ही अदालत ने कालादम करार दे दिया, यानी उसे ख़त्म कर दिया और तमाम लोगों को बतौर MNA बहाल कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आपके इल्म में होगा कि जब ये तहरीक इंसाफ ने असम्बली छोड़ दी थी तो कुछ मुनहरफ अरकान जो थे उन्होंने असम्बली को नहीं छोड़ा था, जिनमें से एक जो हैं वो राजा रियाज साहब हैं, जिनको उस वक्त बना दिया गया था अपोजिशन लीडर। आज भी वो अपोजिशन लीडर है। अब अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। आप देखते हैं जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं या मामलात होते हैं उसके अंदर, जैसे चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट माजी में बहुत अहम गुजरी, तो वो भी जो कायदेवान होता है और अपोजिशन लीडर होता है उसकी मशावरत से होती है। इसी तरह से अहम पोस्टों के ऊपर अपोजिशन लीडर का हमेशा अहम किरदार होता है। और बाद के अंदर आप देखते हैं जब निगरान हुकूमत बनानी होती है तो उसमें भी जो मशावरत है, बल्कि नाम दिए जाते हैं, वो हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से दिए जाते हैं। यहाँ ये क्योंकि अपोजिशन उस तरह के से अपोजिशन नहीं है जो अपोजिशन का कंसेप्ट होता है, इसका कंसेप्ट एक आम तौर पर जो तासर है अवाम में वो फ्रेंडली अपोजिशन का है। और यहाँ तासर ये जा रहा है कि जैसे किसी भी बिल को अपोज नहीं किया जा रहा, उसकी मुखालफत नहीं की जा रही। तो अब जो इस केस के असरात हैं, अगर हम वो जायज़ा लेते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला जो मामला है वो ये है कि तमाम लोग जो हैं अगर जाके रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि हुक्म के अंदर ये कहा गया है कि तमाम लोग जो हैं वो जाके स्पीकर साहब को मिलेंगे और उनको हुक्म देंगे, और स्पीकर साहब असर नौ मेरिट के ऊपर तमाम लोगों को इसका फैसला करेंगे उनके रेजिग्नेशन के हवाले से।
अगर स्पीकर साहब भी इस चीज़ को समझते हैं और ये फैसला देते हैं कि ये तमाम एमएनएस जो हैं वो इनको अलाउ करते हैं कि वो आके अपना किरदार अदा करें, तो उस सूरत में अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है वो तहरीक इंसाफ के पास चला जाएगा और फिर वो एक जो आगे निगरान हुकूमत बनती है या असम्बली के अंदर जो एक आवाज़ नहीं है अपोजिशन की एक तरह से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक जो कुछ लोग जो हैं हुकूमत में होते हैं और बाकी अपोजिशन में होते हैं, तो दोनों तरफ की नुमाइंदगी अवाम की काफ़ी हद तक जो है वो असम्बली में होती है। लेकिन अभी क्योंकि दूसरी तरफ की नुमाइंदगी नहीं है, तो वो नुमाइंदगी दोबारा से कायम हो सकेगी असम्बली के अंदर और आने वाली निगरान हुकूमत जो है वो भी कम से कम डिस्प्यूटेड होगी, बल्कि नहीं होगी, क्योंकि अगर वो मशावरत से और कानूनी प्रोसेस से बनेगी तो उम्मीद है कि उसके ऊपर तमाम पार्टीज़ जो हैं एतबार करेंगी। ये इस फैसले की अहमियत है। लिहाजा इस हवाले से ये एक अहम फैसला इसको कहा जा सकता है जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने आज जारी किया। अब दूसरी तरफ बात आती है, काफ़ी दिनों से आपने देखा था कि ज़मान पार्क का मुहासरा जारी था और उसके अंदर रिपोर्टिंग भी हुई। हुकूमत ने अलैज किया कि जो वहाँ से कुछ दहशतगर्द जो हैं वो निकले, उनको गिरफ़्तार किया गया। दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से उसको डिनाई किया गया और कहा गया कि वो आम लोगों को गिरफ़्तार करके तो तहरीक इंसाफ के खाते में डाला जा रहा है। आज कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर और बाकी बहुत सारी टीम जो है वो गई ज़मान पार्क में। अब इसके अंदर वाज़े तौर पर कोई मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से बयान नहीं किया गया। जो वज़ीर इत्तलाआत हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात के लिए गए थे, लेकिन उनके पास जो वारंट था वो सर्च वारंट बताया जा रहा है कि उनके पास सर्च वारंट था, बल्कि दिखाया भी गया मीडिया को। तो ये अभी कन्फ्यूजन बाकी है कि क्या अभी भी वो दोबारा सर्च वारंट बाकायदा सर्च उनकी बाकी है या मुकम्मल हो गई है, क्योंकि बज़ाहिर तो जिस तरह से मीडिया वहाँ हर कमरे में घूम रहा था और हर तरफ जा रहा था, बज़ाहिर ये लगता है कि सर्च मुकम्मल हो चुकी है और तमाम चीज़ें ओपन थी लोगों के व्यू करने के लिए। लोग हर तरफ घूम फिर रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। तो एंड पे हमेशा नीड ऑफ द टाइम, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है, इसमें मैं अपनी ओपिनियन दिया करता हूँ। तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि जब भी कोई ये एक जमहूरी प्रोसेस है असम्बली के अंदर, लोग जो मैंडेट अवाम देती है हुकूमत को, उसे हुकूमत करनी चाहिए, जिसे अपोजिशन का देती है उसे अपोजिशन का किरदार अदा करनी चाहिए और असम्बली को हमेशा अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। ये बल्कि एक ऑप्शन जो असम्बली तोड़ने की है, ये भी अगर तमाम जमातों का आपस में कंसेंसस हो जाए तो इसको भी रिकन्सिडर करना चाहिए। ये ऑप्शन भी किसी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होना चाहिए। असम्बलियाँ हमेशा मुद्दत पूरी करें। अगर अदम इत्मीनान आता है तो असम्बली के अंदर से दूसरे लोग जिनके पास अक्सरियत हो वो आ सकते हैं, क्योंकि आप अगर जायज़ा लें, पीछे जाएं तो देखें कि काफ़ी सारे कवानीन पास हुए असम्बली के अंदर, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने का। दूसरा आपने देखा कि नैब के कवानीन हैं, बहुत अहम हैं कि मुल्क के अंदर एहतसाब कैसे होगा। फिर और भी कवानीन आपने देखा, तौहीन पार्लियामेंट का नया कानून आ गया है और दूसरे भी काफ़ी सारे मामलात हैं। आपने देखा कि जिनके ऊपर अगर अपोजिशन तहरीक इंसाफ असम्बली में किरदार अदा करती तो शायद इस तरह से खुलम खुला माहौल और अनअपोज्ड जो सूरत हाल है वो नहीं होनी थी और एक चेक एंड बैलेंस कानून साजी के मामले में भी बेहतर तरीके से हो सकता था और चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी फीडबैक दिया जा सकता था। यानी सिस्टम के अंदर रह के ही चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ये ख़ुद ही अदराक कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी देख लिया कि आज वो इस बात के ऊपर, इस हुक्म के ऊपर काफ़ी खुश है कि उनको इजाज़त दी है अदालत ने असम्बली में वापस जाने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त का जो उनका फ़ैसला था असम्बली से निकलने का, उसको रिकन्सिडर उन्होंने यही सोच के किया कि वो किसी तरह से भी दुरुस्त फ़ैसला नहीं था और सिस्टम के अंदर रह के ही कोशिश करनी चाहिए थी। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।